नमस्कार दोस्तों, द सोशल डेस्क पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश में चल रहे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मैं बात कर रहा हूं बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के बारे में, या कहूं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में, जिसे लेकर मंगलवार को विपक्ष ने संसद के बाहर हंगामा खड़ा किया। आपने देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि रिवीजन या पुनरीक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे चुनाव आयोग आवश्यकता अनुसार लागू करता रहता है। इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग किसी प्रदेश की मतदाता सूची, यानी कि वहां के जो मतदाता हैं उनकी ऑथेंटिसिटी की जांच करता है कि वे वाकई वहां के जेन्युइन वोटर हैं या कोई फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं। अब ये इंटेंसिव रिवीजन जो है बिहार में लागू हुआ है, और चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार के बाद हम देश के अन्य प्रदेशों में भी इसे लागू करेंगे या इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो बात ठीक है, ये चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, वो इसे कर सकता है। परंतु बिहार से ज्यादा डर विपक्ष का है वो बंगाल को लेकर है, क्योंकि बिहार में 65 लाख वोटर अयोग्य करार दे दिए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा। आप सोचिए कि बंगाल में हालत क्या होगी। जो टीएमसी का कोर वोटर है, जो कांग्रेस का कोर वोटर है, वही अगर मतदाता सूची से बाहर हो जाएगा तो वोट कौन देगा और जीत कैसे होगी। तो विपक्ष की परेशानी बिहार नहीं, बंगाल है। विपक्ष की जो धड़कनें रुकी हुई हैं स्पेशल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर, वो बिहार में नहीं है। बिहार बहाना है, क्योंकि उन्हें पता है अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंटरवीन नहीं किया या कोई रोक नहीं लगाई, तो बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। और जैसा कि लग रहा है कि हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने लगभग लगभग किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है। तो आगे बढ़ते हैं। 24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने एक आदेश के माध्यम से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21A के तहत बिहार में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया। आपको बता दूं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने उसको अधिकार दिया है कि वो मतदाता सूची की जांच समय समय पर करे और अयोग्य मतदाताओं को वहां से बाहर करे और योग्य मतदाताओं को अपनी सूची में शामिल करे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि चुनाव आयोग पुनरीक्षण कर रहा है। इससे पहले 11 बार इस तरह का रिवीजन हो चुका है। जो अंतिम पुनरीक्षण था या रिवीजन था वो 2003 में हुआ था, जब देश में यूपीए की सरकार थी। बल्कि ये कहूँ, अधिकतम बार जब भी पुनरीक्षण हुआ है देश में कांग्रेस या यूपीए की सरकार रही है। इसके बाद दोस्तों वही खेल शुरू होता है जो देश में हर मसले पर होता आया है। 10 से ज्यादा पिटिशनर यानी याचिकाएं इस प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं, वही कपिल सिब्बल एंड टीम के साथ। वहां रिक्वेस्ट की जाती है कि इस प्रक्रिया को रोक दिया जाए। आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया में 2003 की सूची को ही बेस माना है, क्योंकि लास्ट रिवीजन जो था वो 2003 में हुआ था। मतलब चुनाव आयोग ने कहा है कि भैया 2003 में एक रिवीजन हो चुका है, मतलब 2003 तक की सूची वो एकदम परफेक्ट है, त्रुटि विहीन है, वो उसमें कोई त्रुटि नहीं है। पर 2003 से 2025 तक जो भी मतदाता सूची में वोटर्स ऐड हुए हैं, हमें उनकी जांच करनी है, और उसका अधिकार है चुनाव आयोग को, वो करेगा। बात ठीक भी लगती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसका अधिकार है कि वह अपने रिकॉर्ड्स को क्लीन रखे और जो भी फर्जी वोटर हैं उन्हें निकाल बाहर करे। इसमें कहीं से कहीं तक कोई गलत बात दिखाई नहीं देती। चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की है और कहा है कि इनमें से यदि आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो आपको बिहार का वोटर या बिहार का नागरिक मान लिया जाएगा। आपको बता दूं कि 11 डॉक्यूमेंट्स में 3 डॉक्यूमेंट नहीं है। कौन कौन से? आधार नहीं है, राशन कार्ड नहीं है और वोटर आईडी शामिल नहीं है। इसके पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दलील दी कि ये डॉक्यूमेंट आसानी से फर्जी बनाए जा सकते हैं। और तर्क को इस बात से भी बल मिलता है कि सीमांचल, जो बिहार में सीमांचल का इलाका है, वहां के जिले हैं, वहां पर रिकॉर्ड के अनुसार वहां की जनसंख्या से 2 गुने आधार कार्ड बन चुके हैं। मतलब अगर उन सीमांचल के जिलों की जनसंख्या, एक उदाहरण के लिए समझें कि 1 लाख है, तो वहां पर 2 लाख आधार कार्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। तो कैसे आधार को वाजिब मान लिया जाए, कैसे उसको ऑथेंटिक मान लिया जाए, और कैसे आधार को नागरिकता का प्रमाण मान लिया जाए। ये बात बहुत सामान्य है कि आधार कार्ड, आधार सेंटर से फर्जी आधार बनाए जाना या हेर फेर करना बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि यदि किसी मतदाता के माता पिता 2013 वाली सूची में हैं, तो वो उसकी फोटो दिखा दे, उसका रिकॉर्ड दिखा दे, तो उसको भी यहाँ बिहार का मतदाता मान लिया जाएगा, यहाँ का निवासी मान लिया जाएगा। मित्रों, अब इस मसले पर पहली सुनवाई होती है 10 जुलाई को। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया, जयमाला बागची की बेंच के सामने मामला आता है।
जो पिटिशनर्स हैं उसमें आरजेडी के मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव और अन्य संस्थाएं जैसे एडीआर, पीयूसीएल शामिल हैं। आपने दूसरे नाम पर गौर किया, दूसरा नाम था टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का पिटिशनर्स में, जो कि ना कि बिहार से किसी सांसद हैं ना विधायक हैं, परंतु वो इसमें पिटिशनर्स हैं। क्योंकि टीएमसी या विपक्ष को या कहें पूरे इंडिया गठबंधन को पता है कि यदि इस एक्सरसाइज को बिहार में नहीं रोका गया और सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की रोक नहीं लगाई तो ये बंगाल में जाएगी, बंगाल में ये एक्सरसाइज होगी, तब वहां पर टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। पिटिशनर्स की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल शंकर नारायण, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील पैरवी करते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी पैरवी करते हैं। दोस्तों, अब कपिल सिब्बल या कहें विपक्ष के जो वकील हैं वो आर्गुमेंट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो डॉक्यूमेंट्स की मांग की है वो बहुत स्ट्रिंजेंट है, मतलब लोग कहाँ से लाएंगे वो डॉक्यूमेंट, और टाइमलाइन भी उन्होंने 25 जुलाई तक की दी है। इतने कम समय में डॉक्यूमेंट्स कैसे लाएंगे? दोस्तों, आपको बता दूं, मोदी सरकार ने ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसके माध्यम से उसने गांव भर के, जिले भर के लोगों के डॉक्यूमेंट्स भर भर के बना दिए हैं। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो घरौनी योजना हो, जिसमें कि महिलाओं की घर की संपत्ति को, महिला घर की ज़मीन को महिला के नाम पर करने वाली बात है, या यूं कहूं कि आधार भी अगर बनवाया है तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स की तो ज़रूरत पड़ी होगी। तो डॉक्यूमेंट्स की कमी नहीं होना चाहिए, जैसा कि विपक्ष वहां पर आरोप लगा रहा है। दे क्वेश्चन द एक्सक्लूजन ऑफ कॉमन डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार एंड वोटर आईडी एंड राशन कार्ड। वो कहते हैं कि आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को कैसे बाहर कर दिया। एलिगेशन वर मेड दैट द एसआईए वाज ए बैकडोर एनआरसी। वो कहते हैं कि ये बैकडोर एनआरसी है, एनआरसी आप लागू नहीं किए, बट बैकडोर एनआरसी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से लागू कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टांस दैट आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। गजब बात है दोस्तों, आधार कब से सिटीजनशिप का प्रूफ होने लगा? आधार का जो मसौदा है, जो संविधान में उसका बिल है, उसमें कहीं भी उस लिखा नहीं है कि आधार एक नागरिकता का प्रमाण है। अगर आपके पास आधार है तो आपको भारत का नागरिक मान लिया जाए, ऐसा कहाँ लिखा है? परंतु ये आर्गुमेंट विपक्ष द्वारा किया गया। दे एम्फेसाइज दैट द बर्डन टू प्रूव नॉन सिटीजनशिप लाइज विद द अथॉरिटीज, नॉट विद द इंडिविजुअल। वो कहते हैं कि अथॉरिटीज को प्रूव करना है कि ये नागरिक है या नहीं। तो मैं कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही तो कर रहा है। तो इस पर ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिफेंस लॉयर राकेश द्विवेदी जवाब देते हैं कि ही डिफेंडेड दैट द एसआईआर प्रोसेस स्टेटिंग इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। संवैधानिक अधिकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। He argued against the stalling the process based on doubts, suggesting that the court could intervene in August if issue arose. वकील साहब कहते हैं कि जो विपक्ष है वो केवल डाउट्स के बेसिस पर इस प्रक्रिया को होल्ड करने की मांग कर रहा है। वो कहते हैं कि 1 अगस्त को जब इसका ड्राफ्ट आ जाएगा इलेक्टोरल रोल का, वो हम पब्लिश कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, तब कोई डाउट हो तो उसके बाद बात करेंगे। और कोर्ट ने भी उस दिन 10 जुलाई को किसी तरह का रोक लगाने से कोई इनकार कर दिया। कुछ कोर्ट को भी पता है ये संवैधानिक अधिकार है। हाउ कैन कोर्ट स्टॉप समवन टू एक्सरसाइज देयर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो वो वहाँ पर ये बात खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का रोक नहीं लगाया और कहा कि आप सजेस्ट किया कि आप देखिए कि आधार को शामिल किया जा सकता है, नहीं आप आधार को शामिल कर लीजिए, ऐसा केवल सजेशन दिया गया। मित्रों, इसके बाद 28 और 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पुनः इस पर सुनवाई हुई। ये बहुत बड़ी सुनवाई नहीं, छोटी मोटी सुनवाई हुई। जैसे कि 28 जुलाई को क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो साफ मना कर दिया कि हम इस पर कोई रोक लगाने नहीं जा रहे हैं। विपक्ष ने कहा कि आप ये जो इलेक्टोरल रोल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1 तारीख को पब्लिश करने जा रहा है, आप उस पर रोक लगा दीजिए। कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि ये एक ड्राफ्ट ही तो है, जब ड्राफ्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या किया जा सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बैठे हैं यहाँ पर ड्राफ्ट को नहीं रोका जा सकता। ये उनका अधिकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रेगुलर एक्टिविटी है, उनका अधिकार है, वो कर रहे हैं। परंतु मंडे को 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जरूर जोर दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर आईडी और आधार को शामिल करे उन 11 डॉक्यूमेंट्स में, और इस बात पर भी जोर दिया कि मास इंक्लूजन इस एक्टिविटी का मोटिव होना चाहिए, ना कि मास एक्सक्लूजन। मतलब उसने कहा कि जो जो आप इंटेंसिव रिवीजन करने जा रहे हैं, इसमें कोशिश कीजिए कि जिनके पास वोटर आईडी नहीं है उनको इंक्लूड किया जाए, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सक्लूड किया जाए। विपक्ष में एक उम्मीद की रोशनी जगी कि भाई हमारे पक्ष में बोल दिया है, परंतु किसी तरह का कोई आदेश पारित नहीं किया कि
इस एक्टिविटी को रोका जाए या जो ड्राफ्ट आने वाला है 1 अगस्त को, उस पर किसी तरह का कोई रोक नहीं लगाई। 29 जुलाई को पुनः इस पर सुनवाई होती है मंगलवार को। उस दिन जस्टिस कांत एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इज डीम्ड टू एक्ट अकॉर्डेंस विद द लॉ। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है और वो कानून, उससे अपेक्षा है कि वो कानून के अनुरूप काम कर रही है। तो हम इस पर कैसे रोक लगा दें? मतलब कोई संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक लगा दे? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने की। इसके बाद वही विपक्ष के लॉयर्स प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल ने कहा कि 65 लाख लोगों को ये कहकर बाहर कर दिया जा रहा है कि वे मृत हैं, मर चुके हैं या बिहार से जा चुके हैं, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, उनको वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाया जा रहा है। तो उस पर पुनः जस्टिस बागची ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। वी आर ओवरव्यूइंग द प्रोसेस एज ए जुडिशियल अथॉरिटी। मतलब हम जुडिशियल अथॉरिटी की तरह इस पूरी प्रक्रिया पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। इफ़ देयर इज़ मास एक्शन, अगर बहुत ज़्यादा लोगों को इससे निकाला जाता है तो हम इसमें इंटरवीन करेंगे, आप चिंता मत करिए। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की, अगर वो 65 लाख लोगों को निकाल रहे हैं ये कह के कि वे मृत हैं, अब जीवित नहीं हैं, आप उनमें से 15 जिंदा लोगों को यहाँ पर लाइए जिनको कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्लेम कर रहा है कि वो मर चुके हैं। इफ द ड्राफ्ट लिस्ट इज conspicuously silent, you will bring to our notice जस्टिस कांत से। जस्टिस कांत जो है वो कहते हैं कि अभी हम इस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाने जा रहे हैं, परंतु इस ड्राफ्ट को आ जाने दीजिए। अगर उस पर किसी तरह की कोई आपत्ति है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी है, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं आपकी मदद के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से 29 जुलाई की भी प्रक्रिया, जो सुनवाई थी, समाप्त होती है और कोर्ट इस पर 12 और 13 अगस्त की डेट फाइनल कर देता है कि अगली सुनवाई अब 12-13 अगस्त को होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए द सोशल डेस्क के साथ। फॉर मोर इनसाइट्स इनटू ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिसिस, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।